आशुतोष, आपके आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह और दीप के आपका वो सवाल, मैंने वो सवाल पूछा कि एयरपोर्ट से लेके इतना वेलकम आपको मिला जी, इसकी कोई खास वजह? सर इसको तो मैं इसका क्योंकि हम लोग बीजेपी की बी टीम है सर, इसलिए हमको इतना वेलकम मिला है। ठीक है सर, ऑनेस्टली इसका आंसर मैं बताऊं, हमको पता ही नहीं इस देश में कौन कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि उसको एकदम से इररेलेवेंट पोस्ट माना गया है। कई स्टेट्स में अभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री को पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। आप जनता से पूछिए, आधे लोगों को पता नहीं होगा उनके स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। उनका पहला सवाल, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? जवाहरलाल नेहरू, विदाउट अ डाउट, ऑफ कोर्स। नेहरू जी सबसे कूल भी, कूलेस्ट। और देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? सीएम किसी भी स्टेट का। चीफ मिनिस्टर पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मुश्किल है। सौरभ, कोई तो होगा जो पसंद होगा आपको, यार इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया अपने स्टेट में मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं, ऐसे तो कई सारे रहे, फिर देयर आर मल्टीपल्स। हाँ, तो दो चार नाम ले सकते हैं। दो चार नाम ले सकते हैं अगर। जैसे तमिलनाडु के सीएम कौन थे अभी पहले? स्टालिन, एमके स्टालिन। इकोनॉमी काफी अच्छी करी थी उन्होंने, ठीक है, वो एक हो गए। पिनाराई विजयन ने केरला में एजुकेशन मॉडल, हेल्थ केयर मॉडल काफी अच्छा किया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी काफी अच्छा काम किया था स्कूल और हेल्थ केयर का। तो कई सारे, आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब क्या है, अच्छा काम किया है यार। ठीक है, ओके। देश का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री अब तक का कोई है? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में लाइक प्राइमरी एजुकेशन पर किसी ने भी फोकस नहीं किया। उसी की वजह से जो हमें स्कूल्स दिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर। ठीक है सर, ऑनेस्टली इसका आंसर मैं बताऊं, हमको पता ही नहीं इस देश में कौन कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि उसको एकदम से इररेलेवेंट पोस्ट माना गया है। कई स्टेट्स में अभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री को पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। आप जनता से पूछिए, आधे लोगों को पता नहीं होगा उनके स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ओके, देश का जेन जी में सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? मोस्ट पॉपुलर लीडर इन यंग? दीप के। अरे नहीं, दीप के। आई थिंक जो थालापति विजय ने करा है, आई थिंक ही कुड बी द वन, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो पूरा कैंपेन था वो उसी पर था। साउथ में काफी फॉलोइंग है उनका। मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर आप किसे मानते हैं? कल भविष्य किसका अच्छा लगता है आपको? कोई युवा नेता जो लगता है यार ये आगे जाके बड़ा बनेगा, कुछ करेगा, सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, होम मिनिस्टर बनेगा, है कोई? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कोई नहीं है, क्योंकि आप एज देखिए ना, कल जाकर बड़े हो गए ऑलरेडी सारे। जिस एज में बाकी जॉब्स में आप रिटायर हो जाते हो, उस एज में अब क्या? ओके, अब आपको एक दूसरे को एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। पहले सौरभ और आशुतोष अभिजीत दीपके के लिए एक शब्द, वन वर्ड। फाइटर। फाइटर। डिसाइसिव। डिसाइसिव। अब आप दोनों सौरभ दास के लिए एक शब्द। कूल। 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 अब आशुतोष के लिए दोनों एक एक शब्द। स्टेट्समैन। वेरी काम एंड कंपोज। मुझे ये इसकी चीज बहुत अच्छी लगती है, और सौरभ का आर्टिकुलेशन और आशु का काम एंड कंपोज, आई विश मेरे में वो होता। दीपके की सबसे अच्छी बात कौन सी है और सबसे बुरी बात कौन सी है? सबसे अच्छी बात, डरता नहीं है। ये बुरी है अच्छी है? डरता नहीं है, अच्छी बात है। बुरी बात है कि वो हमारी कम सुनता है। वैसे जो दोस्ती है वो अब ऐसी हो गई है, तगड़ी के जान भी दे देंगे टाइप, बोल सकते हैं? हम तो वही कर रहे थे पूरा टाइम कि डे वन से वही चल रहा है। डे वन से वही कि मैं चला जाऊं तो तू संभाल लेना। नहीं, और हम लोग जब 6 जून को थे वहां पर, हम तीनों ही आसपास ही खड़े थे, तो हमें एक पॉइंट के बाद लग रहा था कि हाँ कुछ भी हो सकता है ना। हमें नहीं पता कि इन लोगों ने बाहर के लोग भेजे हैं, वो कुछ हमारे अगेंस्ट कुछ कर दे। तो आई थिंक हम लोग प्रिपेयर थे कि अब जो भी होगा साथ झेलेंगे, बस साथ रहना है, छोड़ना नहीं है। ओके, सबसे बुरी आदत कौन सी है अभिजीत की? बोल दिया मैंने। अच्छा, ओके। नहीं, और कोई हो इरिटेट करती हो आपको, और कुछ है? इसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। कम है? बहुत कम है इसका अटेंशन स्पैन। मतलब इससे फोन पे आप बात करना, टेक्स्ट करना इज अ हेडेक। तो इसके लिए हमें स्पेशली कई बार वीडियो कॉल रखने पड़ते हैं कि दीप के अटेंटिव रहे उस समय। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपको एक शब्द में बताना है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। नरेंद्र मोदी। आप? अच्छा, नरेंद्र मोदी। आई विल टेक वन वर्ड, आप उस शख्स के बारे में क्या सोचते हैं, एक शब्द में बताना है। बेस्ट स्किन केयर। से अगेन, क्या बोला? ओह, बेस्ट स्किन केयर बोल रहे हैं। बेस्ट स्किन केयर। स्किन केयर।
Best PR also. बेस्ट एक्टर. पर उनकी पॉपुलैरिटी आपको पता है? ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स पता है ना? मतलब ये उसी का तो पार्ट है ना, PR, स्किन केयर और तभी तो पॉपुलैरिटी मिलती है. राहुल गांधी. गुड पर्सन. Fit. Very rarely All right. seen in politicians. ऑल राइट, ओके. आशुतोष, आपके आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह और दीप के आपका वो सवाल, मैंने वो सवाल हाँ, पूछा सर. कि एयरपोर्ट से लेके इतना वेलकम आपको मिला जी. इसकी कोई खास वजह? सर इसको तो मैं इसका क्योंकि हम लोग बीजेपी की बी टीम है सर, इसलिए हमको इतना वेलकम मिला है. अरे यार, अरे यार, आप ना इस तरह सवाल अवॉइड कर जाते हैं. नहीं, पीएम केयर्स बोलकर आपने वो फंडिंग वाला सवाल अवॉइड किया. हाँ. नहीं मैं दे देता हूँ. तो सर जिन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पर पूरा वेलकम किया उन्हीं लोगों ने मुझे पहले क्या कहा था, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये. तो मैं वापस जब इंडिया आया, आपको पता है मेरे साथ हुआ क्या? ये अभी तक स्टोरी कहीं बाहर नहीं आई है क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया कि हुआ क्या एयरपोर्ट पर. मैं एयरपोर्ट पर आता हूँ, एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर एक स्टाफ आता है, कहते अभिजीत दीप के. मैंने बोला यस. कहते चलिए साथ में. मैंने बोला हो गया, तिहाड़ चलना है अब यहाँ से. तो मैंने बोला कि सर एक बता सकते हो कहाँ लेकर जाओगे, लाइक घर पर फोन करके बताना है. तो कहते नहीं सर, हम एयरवेज के स्टाफ से, एयरलाइंस के स्टाफ से, हम पुलिस वाले नहीं है. तो मैं बोला अच्छा. तो फिर थोड़ा रिलीफ फील हुआ. तो फिर उसके बाद वो सारे मेरा इमिग्रेशन 5 मिनट में कर दिया उन्होंने. मैं भी सरप्राइज था सर, जब भी मैं इंडिया में आता था मुझे 1-1.5 घंटा लगता था इमिग्रेशन के लिए. उस दिन मेरा 5 मिनट में इमिग्रेशन करवा दिया इन लोगों ने. क्या? और फिर मुझे कॉर्नर में जो रूम था वहां लेकर गए जहां थे 10-15 पुलिस ऑफिसर्स. तो वो देखकर मुझे लगा हो गया, दिस इज इट, यहां से मैं जा रहा हूं तिहाड़. तो मैं जैसे ही अंदर चला गया रूम में तो मैंने कहा हेलो सर. सारे कहते अभिजीत जी आप आ गए. मैंने कहा फिर सर अरेस्ट हो रहा हूं मैं, बता दीजिए घर पर एक बार आखिरी बार बात कर लेता हूं. तो कहते अरे नहीं आपको क्यों लग रहा है हम आपको अरेस्ट करने आए. तो मैंने पूछा फिर ये सब. तो कहते नहीं हम तो आपको परमिशन देने आए. तो मैं खुद सरप्राइज्ड, ये क्या हो रहा है. तो मैंने कहा परमिशन मिल रही है मुझे. कहते हाँ बस पुलिस थाने के सामने धरना मत दे देना, आप सीधा जंतर मंतर चले जाना. तो मैंने कहा ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है. तो मैं भी बहुत खुश हो गया. और लेकिन मन में डाउट था, दिल्ली पुलिस कब से इतनी अच्छी हो गई? जो किसानों को पीट रही थी, जो जेएनयू में स्टूडेंट्स को पीट रही थी, वो कब से खुद चलकर आकर एयरपोर्ट पर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है और कह रही है ये लीजिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं. तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लेटर दिया और कहा ये लेटर को आप साइन कर दीजिए और अब चले जाइए जंतर मंतर. तो मैं तब थोड़ा सस्पिशियस हो गया. तो मैंने देखा लेटर मेरे नाम से लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? लेटर जो था उनका परमिशन लेटर वो मेरे नाम से लिखा हुआ था, ऑन बिहाफ ऑफ मी विदाउट इवन कंसल्टिंग मी, या मेरे लॉयर से भी बिना बात किए, या आशु या सौरभ को भी नहीं पता. मतलब परमिशन मांगी नहीं थी, दे दी गई. हाँ. ऐसा? और वो कह रहे थे आप इस लेटर पर साइन कर दीजिए. तो मैंने बोला उनसे, मैंने पूछा कि आपने आशुतोष से बात की है, सौरभ से बात की है, या मेरे लॉयर से बात की है. कहते नहीं ये तो हमने एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है, आपको वही दिया है हमने, आपके नाम से हमने टाइप करके हम लेकर आए. मैंने बोला इतने अच्छे तो नहीं हो तुम लोग, हमें पता है. तो मैंने बोला मैं ऐसे ही तो साइन नहीं कर सकता, आई विल हैव टू कंसल्ट विद माई लॉयर. तो मैंने फिर जो वृंदा ग्रोवर मैम है उनको मैंने कॉल किया. मैंने बोला मैम ये लेटर है, ये मुझे भेजा गया है, ये लोग कह रहे हैं इस पर साइन कर दो, मैं क्या करूं. जैसे ही उन्होंने वो लेटर पढ़ा उन्होंने बोला बिल्कुल साइन मत करना, दिस इज अ ट्रैप. ये इस लेटर को लेकर ये तुम्हें परमिशन करने को अलाउ करेंगे, फिर उसके बाद वहां पर जो भी होता है इसमें क्लियर क्लॉजेस ऐसे डाले जिसके अंदर ये तुम्हारे ऊपर यूएपी या एनएसए लगा सकते हैं. तो फिर मैंने बोला व्हाट शुड आई डू. तो उन्होंने कहा तुम एक अलग से हैंड रिटन लेटर लिखो और वहां पर मैं जो डिक्टेट कर रही हूं वही लिखो. सो दैट्स व्हाट आई डिड सर. मैंने वही करा. फिर जो मुझे मैम ने बोला मैंने वही लिखकर पुलिस को दिया और मैंने बोला सर इस पर मुझे परमिशन दे दीजिए. कहते नहीं इस पर तो नहीं दे सकते हम थोड़ा एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम परमिशन दे सकते हैं. तो मैंने बोला लेकिन वो तो मैंने लिखा ही नहीं ना, वो मेरे से पूछकर थोड़ी ना लिखा है आपने, या मेरे लॉयर से थोड़ी ना पूछकर लिखा है. आप कुछ लिख कर दोगे, मैं कैसे कुछ भी साइन कर दूं. तो कहते नहीं स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है, आप क्यों इतना डाउट कर रहे हो हम लोगों पर, हम तो चाहते हो आप प्रोटेस्ट करो. मैंने बोला अगर आप चाहते हो मैं प्रोटेस्ट करूं तो मैं जो लेटर लिख कर दे रहा हूं उसमें आपको परमिशन देने में दिक्कत क्या है. तो ये सब हुआ सर वहां पर. और फिर जब मैं पीछे हटा नहीं तो कहते रुको फिर हमें बात करनी पड़ेगी. तो साइड में जाकर कॉल्स कर रहे कि नहीं वो साइन करने को तैयार नहीं जो लेटर दे रहे, तो क्या करे. तो फिर वापस से आए.
कहते कि आप जो लेटर दे रहे हो उस पर तो हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने फिर बोला मिला नहीं मिला परमिशन? नहीं, फिर मैंने बोला ठीक है अरेस्ट कर लो। फिर मैंने बोला अगर आपको ऐसे ही खेलना है देन जस्ट पुट मी इन जेल ना, ये क्यों मतलब नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उसके बाद जो फिर प्रोटेस्ट नहीं, हुआ। उसके बाद मुझे परमिशन मिली उनकी, और उसमें भी ये कर दिया कि मेरा फोन नंबर लिख कर दिया, जो लेटर मैंने दिया था साइन करके उस पर कहा कि आपका फोन नंबर लिखो, और वही फोन नंबर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया दिल्ली पुलिस के हैंडल से। उसके बाद में मुझे कह रहे इमीडिएटली बाहर निकलो एयरपोर्ट से। मैंने बोला मुझे लग रहा था कि इमिग्रेशन के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मैंने जो आशु है मैंने उसको बोला था कि 9-9:30 बजे मुझे पिक करने आना। अभी 8 बज रहे, मैं बाहर कहाँ जाऊंगा? मैं 1 साल बाद अपने देश में आ रहा हूं और ऐसी तो सिचुएशन। दिल्ली में कोई दोस्त नहीं था? नहीं, मैंने किसी को यार हर किसी को ये लग रहा था ये तो जेल जाने वाला है या इसको तो पकड़ने वाले। सो सारे लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, ये रियलिटी है। तो मैंने बोला मैं ऐसे कैसे बाहर चले जाऊं? तो वहां पर फिर पुलिस वालों की और एयरलाइंस वालों की थोड़ी बहस हो गई। एयरलाइंस वाले भी कह रहे थे नहीं ही इज आवर कस्टमर, ये अभी बाहर नहीं जा सकता, बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं, सो अब भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक ये एयरपोर्ट पर है। लेकिन पुलिस वाले कह रहे नहीं आपको तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक आशुतोष मुझे लेने नहीं आता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे पूछा कौन सी गाड़ी में बताओ, तो मैंने गाड़ी का नंबर बता दिया। तो कहते क्यों नहीं आ पा रहा? मतलब ट्रैफिक में फंसा है। तो कहते अभी हम ट्रैफिक क्लियर करवा देते। ये चीज आशुतोष हाँ आप लेने गए थे? एग्जैक्टली। अच्छा आप गए थे? यस। आशुतोष और मेरा कजन आया था। तो उसके बाद इन लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हम उनकी ट्रैफिक क्लियर करवा देते ताकि वो जल्दी आ पाए। तो मैंने बोला ठीक है बुला लीजिए। और बाद में मैं देखता क्या हूं ट्विटर खोलकर अभिजीत दिप्के ने मांगी वीआईपी ट्रीटमेंट। अच्छा मैं ट्विटर खोल रहा हूँ, थोपी गई थी वो सिक्योरिटी? आपके चैनल पर चल रहा था, सोर्सेस के थ्रू अभिजीत दिप्के ने, और कई सारे मीडिया चैनल्स चला रहे थे क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं था। मैं ऐसा कि मुझे आप एयरपोर्ट से हकालने पर लगे हुए कि जल्दी से पहुंच जा तू जंतर मंतर, और खुद ही बोल रहे हो कि नहीं जो ट्रैफिक में गाड़ी फंसी आपकी हम वो निकाल देते हैं जो आपके दोस्त आपको लेने आने वाले। और दूसरी जगह आप खुद न्यूज प्लांट करवा रहे हो अभिजीत दिप्के ने मांगी एयरपोर्ट पर वीआईपी ट्रीटमेंट। और बाद में मैंने बात करी वृंदा ग्रोवर से, न्यूज चली वृंदा करात से बात करी, ये तो लेफ्टिस्ट है। तो ये सरकार ये सारी हरकतें कर रही थी उस दिन भी। और जब मैं जंतर मंतर पहुंचा, मेरा टाइम था वहां पहुंचने का जो हमने डिसाइड करा था। नहीं डिसाइड तो किया नहीं था, मुझे लगा मैं जेल जा रहा हूं। इसका मुझे कॉल आया था जब मैं लंदन में मेरा लेओवर था, तो ये बोलता है भाई प्लान क्या है? मैंने बोला मैं जा रहा हूं जेल, तुम अपना देख लो। बस बोल देना, कुछ सपोर्ट में बोल देना। तो 10 10:30 बजे का प्रोटेस्ट था, मैं पहुंच गया 8:30-9 बजे। मैं देख रहा हूं लोगों से पहले जो 10 बजे का प्रोटेस्ट है, मीडिया वहां पर सारी आ खड़ी है। मीडिया आती है, विजुअल्स कैप्चर कर रही है, अभिजीत दिप्के पहुंच गए जंतर मंतर, लेकिन जनता नहीं आई समर्थन में, प्रोटेस्ट फेल हो गया। तो पहले दिन से स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर उनको पता था अरेस्ट कर देते बड़ा मुद्दा बन जाता। स्मार्ट लोग है ना सर, इतने सारे चुनाव ऐसे थोड़ी ना जीतते हैं, पता है टेढ़े काम कैसे करने हैं। अब आशुतोष सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? नहीं सरकारी नहीं, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट में पढ़े? यस यस। सरकारी स्कूल में पढ़ता तो इतना आगे नहीं जा पाता। ये हालत है हमारे देश के सरकारी स्कूल। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके अब थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखिए आज ये मौका है कि देश की जेन जी आपके बारे में और जाने, बैकग्राउंड के बारे में जाने, किन रूट से आप निकले हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे लग रहा है मैं ही थोड़ा ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। अभी इनकी भी बारी आने वाली है, दोनों की आ रही है अभी। नहीं सो मेरा तो ये है लाइक प्राइवेट स्कूल में पढ़े? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में करना नहीं चाहता, बट आई कम फ्रॉम अ दलित फैमिली। और उसमें यह है कि मेरे डैड को बेनिफिट मिला रिजर्वेशन का, इसलिए उनको एक अच्छी जॉब मिली और जिसकी वजह से आई कुड गो टू अ प्राइवेट स्कूल, आई कुड हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, आई कुड हैव बेटर प्रिविलेजेस। क्या करते थे आपके डैडी? मेरे डैड इंजीनियर थे। इंजीनियर थे? प्राइवेट जॉब में? हाँ, नहीं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे डैड इंजीनियर थे एंड देन वो बन गए अब इंजीनियर, उसकी वजह से तो मैं बॉस्टन तक जा पाया, वरना मैं कहा जाता मैं। हाँ आपने कहीं कहा भी था कि बॉस्टन जाने के लिए आपके डैडी ने लोन वोन लिया था, कुछ ऐसा? हाँ मैंने खुद लोन लिया है और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, जिसका लेटर भी है मेरे पास। वो लोन पे हो गया या अभी भी जारी है उसकी नहीं, EMI? वो तो अभी पे करना है, अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है ना। तो यूएस में रहने का प्लान वही था मेरा कि यूएस में रहकर मैं कमा लूंगा पैसा, लोन रिपे कर दूंगा एंड ऑल दैट। लेकिन वही है कि कमिंग फ्रॉम अ फैमिली, अब जैसे मेरे डैड पढ़ लिख गए, मेरे गांव में और कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे इमीडिएट जो रिलेटिव्स है वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे चाचा अभी भी एक छोटी दुकान चलाते हैं, मेरी बुआ अभी भी खेतों में काम करती है या डेली वेज लेबरर की तरह काम करती है जब जाना पड़ता है।
तो मैंने वो देखा है पास से। आई कम फ्रॉम दोज रूट्स। आपने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।